मिसलिनियस एग्जाम्पल 9 में आप देख रहे हैं एक आहार समस्या है यहाँ पर, और मैं उसे पढ़ूंगा। आप भी गौर से पूरा क्वेश्चन ध्यान से सुने और इसके बाद हम उस पर आगे कार्यवाही करना स्टार्ट करेंगे। लिखा हुआ है एक आहारविद। आहारविद मतलब कोई डाइटिशियन होगा जो आहार के बारे में ज़्यादा अच्छे से जानता है। दो भोज्यों पी और क्यू का उपयोग करते हुए एक विशेष आहार तैयार करता है। मतलब वो क्या करेगा, दो प्रकार के भोज्य मिलाकर एक विशेष प्रकार का भोज्य बनाना चाहता है। और कौन कौन से आहारों को मिलाएगा, पी और क्यू, दो आहारों को मिलाता है वो। लिखा है भोज्य पी का प्रत्येक पैकेट जिसमें 30 ग्राम अंतर्विष्ट है। मतलब भोज्य पी का जो प्रत्येक पैकेट है वो 30 ग्राम का है, में कैल्शियम के 12 मात्रक कैल्शियम के 12 मात्रक, लौह तत्व के 4 मात्रक और कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक। यानी कि जो भोज्य पी का एक पैकेट होता है उसमें 12 मात्रक कैल्शियम आपको मिलेगा, 4 मात्रक आयरन मिलेगा और 6 मात्रक कोलेस्ट्रॉल होता है। और विटामिन ए के 6 मात्रक अंतर्विष्ट हैं। जबकि उसी मात्रा के भोज्य क्यू के पैकेट में, अगर उसी मात्रा का यानी कि 30 ग्राम का ही पैकेट भोज्य क्यू का अगर हम बनाएंगे तो कैल्शियम तत्व के 3 मात्रक उसमें होंगे, लौह तत्व के 20 मात्रक होंगे, कोलेस्ट्रॉल के 4 मात्रक होंगे और विटामिन ए के 3 मात्रक अंतर्विष्ट रहेंगे। इतनी पॉइंट समझ में आई। आहार में कम से कम 240 मात्रक कैल्शियम, कम से कम जब हो तब इतना हो, लौह तत्व के कम से कम 460 मात्रक और कोलेस्ट्रॉल के ज्यादा से ज्यादा 300 मात्रक अपेक्षित हैं। प्रत्येक भोज्य के कितने पैकेटों का उपयोग किया जाए ताकि आहार में विटामिन ए की मात्रा का न्यूनतम किया जा सके। अब क्वेश्चन शायद मैंने पढ़ा और आपने सुना तो क्वेश्चन आप समझ गए होंगे कैसा है। इसमें क्या बता सकते हैं, सॉरी इसको छोड़ो, ये देखते हैं क्वेश्चन शुरुआत कहां से करनी है हमको। यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं जहां से जो चीज इन्होंने पूछी हुई है। क्या पूछा है, प्रत्येक भोज्य के कितने पैकेटों का उपयोग किया जाए। तो मान लेते हैं कि भोज्य पी के एक्स और भोज्य क्यू के वाई पैकेटों का उपयोग किया जाए। माना भोज्य पी के एक्स पैकेटों तथा भोज्य क्यू के वाई पैकेटों का उपयोग किया जाए। ठीक है, हमने क्या माना बेटा कि भोज्य पी के एक्स पैकेटों तथा भोज्य क्यू के वाई पैकेटों का उपयोग किया जाए। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, इसकी हम सबसे पहले एक टेबल बना लेते हैं और उससे हमारे लिए सारा कुछ करना बेहद आसान हो जाता है। ये देखिए, इसमें सबसे पहले यहां पर हम जो लिखेंगे उसमें भोज्य को रखेंगे। दो प्रकार के भोज्य हैं, भोज्य पी और भोज्य क्यू। और इसके बाद यहां पर एक मोर बना लेते हैं कॉलम, जिसमें हम जिसका भी टोटल हमको मिलेगा वो टोटल इसके सामने लिखेंगे। ठीक, इसके जस्ट बगल में हम लिख लेते हैं पैकेटों की संख्या। तो आपने अभी अभी क्या माना है कि भोज्य पी के कितने पैकेट लेने हैं, एक्स, और भोज्य क्यू के कितने पैकेट लेने हैं, वाई पैकेट्स लेने हैं हमको। अब और आगे चलें, इसमें 3-4 चीजों की बात की जा रही है, कैल्शियम, लौह तत्व, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन ए। तो हम इनको
4 भागों में बांटना पड़ेगा। कैल्शियम की मात्रा, ठीक है, ग्राम में नहीं, मात्रक प्रति पैकेट, मात्रक प्रति पैकेट। अच्छा, कैल्शियम वाले की, कैल्शियम के बाद लौह तत्व, लौह तत्व मात्रक प्रति पैकेट की कितने मात्रक लौह तत्व होगा एक पैकेट में। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल मात्रक प्रति पैकेट, और सबसे बाद में विटामिन ए, इसको भी मात्रक प्रति पैकेट हम नोट कर लेते हैं। ठीक है, क्या इतनी बात आपको समझ आई? अब इनको फिलअप करना स्टार्ट करिए। देखिए लिखा है भोज्य पी का प्रत्येक पैकेट में कैल्शियम के 12 मात्रक, कैल्शियम के 12 मात्रक, लौह तत्व के 4 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 6 मात्रक और विटामिन ए के 6 मात्रक अंतर्विष्ट है। जबकि उसी मात्रा के भोज्य क्यू के पैकेट में कैल्शियम तत्व के 3 मात्रक, भोज्य क्यू के एक पैकेट में कैल्शियम तत्व के 3 मात्रक हैं, लौह तत्व के 20 मात्रक, कोलेस्ट्रॉल के 4 मात्रक और विटामिन ए के 3 मात्रक अंतर्विष्ट हैं। आहार में कम से कम 240 मात्रक कैल्शियम, आहार में कम से कम कैल्शियम कितना हमको चाहिए? 240, कम से कम 240। तो हम इसको ऐसा कर लेते हैं, यहां लिख देते हैं कम से कम कितना? 240। लौह तत्व के कम से कम 460 मात्रक, इसमें भी कम से कम 460 मात्रक और कोलेस्ट्रॉल के अधिक से अधिक 300 मात्रक। इसमें लिखा गया है अधिक से अधिक, अधिक से अधिक कितने मात्रक? 300 मात्रक। ठीक है, बस इतना लिखा हुआ है और टेबल भी हमारी भर गई। जितनी चीजें दी गई हैं उनके मुताबिक हमने टेबल को फिल कर लिया। अब हम सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं और उसके लिए सबसे पहले मैं बनाना चाहूंगा उद्देश्य फलन। ठीक है, देखिए अब क्वेश्चन को आपने पढ़ा हुआ है, आप बताएं मुझे उद्देश्य फलन हम बनाते ही किसका है? जिसे न्यूनतम या अधिकतम करना होता है। यहां क्या करना है? न्यूनतम। किसको न्यूनतम करना है? विटामिन ए को। लिखा है ताकि आहार में विटामिन ए की मात्रा का न्यूनतम किया जा सके। विटामिन ए की मात्रा आहार में कैसी हो? न्यूनतम। और जिसको न्यूनतम करना होता है उसी का हम क्या बनाते हैं? उद्देश्य फलन। तो विटामिन ए की मात्रा लिखो, आहार में विटामिन ए की कुल मात्रा कितनी होगी बताइए? ध्यान से देखना। एक पैकेट आहार पी के, एक पैकेट में 6 मात्रक विटामिन ए होता है और हम कितने पैकेट का यूज कर रहे हैं? एक्स। तो टोटल कितना विटामिन हुआ? 6x। वो भी आहार पी में। केवल आहार क्यू के एक पैकेट में 3 मात्रक विटामिन ए रहता है, तो वाई पैकेटों में कितना होगा? 3y। अब आहार पी के, आहार पी में टोटल विटामिन ए है 6x, आहार क्यू में टोटल विटामिन ए है 3y। तो पूरे जब मिला देंगे तो टोटल कितना विटामिन ए होगा? 6x + 3y। ठीक है, और क्योंकि विटामिन ए को ही हमें न्यूनतम करना है इसलिए यही हमारा उद्देश्य फलन बनेगा। और उद्देश्य फलन को हम किससे प्रदर्शित करेंगे? z से। इसी को आपको क्या करना है?
इसी को आपने मिनिमाइज करना है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या करेंगे, व्यवरोध। सबसे पहले व्यवरोध किसका बनेगा, कैल्शियम का बना लेते हैं व्यवरोध। कैल्शियम का व्यवरोध बनाइए। कैल्शियम का व्यवरोध क्या होगा, 12x + 3y, 12x + 3y, कम से कम 240। हाँ, वेरी गुड। कौन सा निशान लगेगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। उनका कहने का मतलब है कम से कम 240, यानी कि 240 से कम नहीं होना चाहिए, तो 240 या उससे ज्यादा होना चाहिए। अब इसकी वैल्यू अगर 240 उससे ज्यादा होगी तो ग्रेटर देन और इक्वल टू लगाएंगे। आप चाहें तो इसे थोड़ा सा छोटा कर सकते हैं, 3 से डिवाइड कर दीजिए। 4x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो आप कैल्शियम का व्यवरोध ये मत यूज करना, इसको यूज करके सॉल्व करना, ठीक है। इसके बाद किसका, लौह तत्व का। तो आयरन का व्यवरोध क्या बनेगा, आयरन का व्यवरोध बनाइए। 4x + 20y, 4x + 20y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 460। क्यों, क्योंकि इसमें भी तो कम से कम है। अब 4 से इसको भी बेटा हम डिवाइड कर सकते हैं, कर लो डिवाइड। 4 से क्या मिलेगा, x + 5y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 1s are 4, 4 1s are 4, 4 5s are 20। ये आयरन का व्यवरोध, इसको यूज करिएगा आप, ठीक है। इसके बाद कोलेस्ट्रॉल का, कोलेस्ट्रॉल का व्यवरोध बनाएंगे। तो कोलेस्ट्रॉल का व्यवरोध क्या बनेगा, 6x + 4y, 6x + 4y इज लेस देन और इक्वल टू 300। इसमें लेस देन और इक्वल टू क्यों लगा, क्योंकि इसमें अधिक से अधिक दिया है, तो ज्यादा से ज्यादा इतना होना चाहिए, नहीं तो उससे कम ही होना चाहिए। ये इसमें भी बेटा कुछ हो सकता है, 2 से डिवाइड कर सकते हैं हम लोग। 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 3x + 2y इज लेस देन और इक्वल टू 150। नहीं समझ में आई बात आपको। अच्छा, अब 2 व्यवरोध तो हमेशा बनते हैं, नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स। नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स ये होंगे x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इस तरह से ये हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 9। ये टेबल, और टेबल की हेल्प से ये सब कुछ बनाना हमारे लिए बेहद आसान होता है, ठीक है। तो आप इसे नोट कर ले, इसे कैलकुलेट करिएगा। इसमें आप याद रखिए 3 व्यवरोध हैं, तो आप घबराइए नहीं, आप जैसे क्वेश्चन को प्रॉपर मेथड से करते हैं वैसे ही करिए आप, ठीक है। नोट कर लीजिए जल्दी से इसे। बेटा देखें क्वेश्चन नंबर 10, इसमें उत्पादन संबंधी समस्या है। लिखा हुआ एक उत्पादन के कारखाने में, मतलब एक कोई फैक्ट्री है, वहां पर 3 मशीनें नंबर 1, 2 और 3 लगी हुई हैं। मशीनें 1, 2 अधिकतम 12 घंटे तक चलाए जाने की क्षमता रखती हैं, जबकि मशीन 3 प्रतिदिन कम से कम 5 घंटे चलना चाहिए। कम से कम 5 घंटे चलना ही चाहिए उनको। निर्माणकर्ता केवल 2 प्रकार के सामान M और N का उत्पादन करता है। जो फैक्ट्री में निर्माण करता है, जो बनाता है, वो 2 प्रकार के उत्पाद बनाता है, एक M और एक का नाम है N, जिनमें प्रत्येक के उत्पाद में तीनों मशीनों की आवश्यकता भी होती है। M और N के प्रत्येक उत्पाद के एक नग उत्पादन में तीनों मशीनों के संगत लगे समय, जो कि घंटों में दिए गए हैं, निम्नलिखित सारणी में दिए हैं उन्होंने।
एक टेबल बनाई है, उसमें उन्होंने समय के बारे में बात की है। कैसे? आप टेबल देखिए, मैं उसका जिक्र करता हूं। लिखा हुआ है जो उत्पाद M बनता है, पहली लाइन आप देखिए, उत्पाद M जब बनता है तो मशीन 1 पर हमको 1 घंटा, मशीन 2 पर 2 घंटे और मशीन 3 पर 1 घंटे हमको काम करने पड़ते हैं। ठीक है। और उत्पाद N जो बनता है उसको बनाने में मशीन 1 पर हमको कितनी देर काम करनी पड़ती है? 2 घंटे। मशीन 2 पर 1 घंटे लगते हैं, मशीन 3 पर 1.25 आवर्स लगते हैं। इतने घंटे का टाइम लगता है, 1.25 घंटे। वह उत्पाद M पर ₹600 प्रति नग, मतलब जब उत्पाद M उसका बिकता है तो उस पर एक उत्पाद जब बिकेगा M वाला तो 600 रुपए उसको लाभ मिलता है, और उत्पाद N जब बिकता है तो एक उत्पाद के बिकने पर 400 रुपए का लाभ मिलता है। मानते हुए कि सभी उत्पाद बिक जाते हैं, मतलब जितने वो बनाएगा वो सारे के सारे उत्पाद बिक जाते हैं उसके, तब यह ज्ञात कीजिए कि प्रत्येक उत्पाद के कितने नगों का उत्पादन किया जाए, मतलब कितने उत्पाद M बनाए जाएं, कितने उत्पाद N बनाए जाएं, यह आपको पता लगाना है, जिससे लाभ का अधिकतमीकरण हो, और अधिकतम लाभ भी ज्ञात करिए, यह भी उन्होंने बोला। तो ठीक है, क्वेश्चन तो लगभग आपको समझ में आ गया। ओके, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। तो स्टार्ट सबसे पहले हम यहां से करते हैं जहां लिखा हुआ है ज्ञात कीजिए प्रत्येक उत्पाद के कितने नगों का उत्पादन किया जाना चाहिए। तो मान लेते हैं, माना उत्पाद M के X नग, हाँ ये एग्जाम्पल कौन सा बेटा? 10 नंबर। तो यहां पर मैंने लिखा माना उत्पाद M के X नग तथा उत्पाद N के Y नग उत्पादित किए जाने चाहिए, उत्पादित किए जाने चाहिए। देखो बेटा, हमने क्या मान लिया कि जो प्रोडक्ट M है उसके कितने नग बनाने चाहिए? X नग, और जो उत्पाद N है उसके कितने नग बनाने चाहिए? Y नग। ठीक है, अब टेबल बना लेंगे तो थोड़ा ज़्यादा आसान होगा, हमें उद्देश्य फलन बनाना, हमें व्यवरोध बनाने, ये सारा काम हमारा इजी रहेगा। तो हम एक छोटी सी टेबल यहाँ पर बनाएंगे, जैसा कि पहले भी हर क्वेश्चन में हमने बनाया हुआ है लगभग। और इसमें सबसे पहले हम यहाँ पर रखना चाहते हैं वो होगा उत्पाद। कौन कौन से प्रोडक्ट बनते हैं? एक M होगा, एक N होगा, और बाकी बचा हुआ हिस्सा हम किसके लिए रिजर्व कर देंगे? टोटल के लिए। कहीं से कोई टोटल मिलेगा उसको नोट करेंगे। इसके बाद उत्पाद के नगों की संख्या, और आप देखिए उत्पाद M के कितने नग माने हैं? X। उत्पाद N के कितने नगों का उत्पादन कर रहे हैं? Y। ठीक है, अच्छा, इसके बाद जब ये उत्पाद बनते हैं तो हमें इनके लिए 3 मशीनों की आवश्यकता होती है। समझ आया आपको? 3 मशीनों पर वर्क करना पड़ता है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं मशीन 1 पर लगा समय, और ये समय काहे में है? घंटों में दिया गया है कि 1 घंटे लगेंगे कि 2 घंटे लगेंगे, ऐसे। इसी तरह से मशीन 2 में लगा समय, और ये समय भी काहे में है? घंटे में। इसी तरह से मशीन 3 में लगा समय लिखेंगे, और इसको भी हम घंटे में ही लेंगे, और सबसे लास्ट में हम लिखेंगे लाभ, जिसको लिखेंगे रुपए प्रति नग, कि जब उत्पाद M का 1 नग बिकेगा तो कितने रुपए का लाभ होगा, N का 1 नग बिकेगा तो कितने रुपए का लाभ होगा।
ठीक है। अच्छा, अब इसको क्या बोलते हैं, टेबल को फिल करना स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ है मशीन 1 और 2 अधिकतम 12 घंटे चलाए जाने की क्षमता है। मशीन 1 और 2 जब ज्यादा से ज्यादा चलाओगे तो आप कितनी देर चला सकते हो? 12 घंटे। तो ये टोटल में लिखा जाएगा अधिकतम कितने घंटे? 12 घंटे। और मशीन 2 को भी अधिकतम 12 घंटे। आगे, जबकि मशीन 3 प्रतिदिन कम से कम 5 घंटा चलना ही चाहिए, तो कम से कम कितने घंटे? 5 घंटे। तो उसका चलना जरूरी है या उससे ज्यादा ही चलना चाहिए उसको। आगे मिला निर्माणकर्ता केवल 2 प्रकार के सामान एम और एन का उत्पादन करता है। 3 मशीनों की जरूरत पड़ती है और उनका डिटेल एक टेबल के माध्यम से आपको दिया गया है। तो आप बताएं उस टेबल को देख करके मुझे कि जब प्रोडक्ट एम बनता है तो मशीन 1 पर कितनी देर लगती है? 1 घंटे। मशीन 2 में 2 घंटे, 3 में 1 घंटे लगते हैं। एन प्रोडक्ट जब बनता है तो मशीन 1 में 2 घंटे, मशीन 2 में 1 घंटे और मशीन 3 में 1.25, या आप इसे 5/4 भी कह सकते हो। ये जो 1.25 लिखा है ना बेटा, आप चाहें तो इसे 5/4 भी कह सकते हैं, क्योंकि 5/4 का ही मान 1.25 आएगा। आप सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। अच्छा, और आगे, वह उत्पाद एम पर ₹600 प्रति नग, जो उत्पाद एम है उस पर 600 रुपए प्रति नग उसका लाभ होता है, और उत्पाद एन के 1 नग में 400 रुपए का उसका लाभ होता है। तो उन्होंने बोला कितने बनाए जाने चाहिए लाभ अधिकतम हो। सबसे पहले टेबल हमने भर दी है, अब हम सबसे पहले उद्देश्य फलन बनाते हैं। उद्देश्य फलन, यहां पर उद्देश्य फलन किस चीज का बनेगा? लाभ का, क्योंकि लाभ को कैसा करना है? अधिकतम दिखाना है। तो सबसे पहले मैं कुल लाभ निकालूंगा और कुल लाभ ही हमारा उद्देश्य फलन बनेगा। बताएं कुल लाभ क्या निकलेगा? उत्पाद एम का जब 1 नग बिकेगा तो कितने रुपए का लाभ? 600, और एक्स बिकेंगे तो 600 एक्स रुपए का लाभ, प्लस 400 वाई, और ये कुल लाभ ही हमारा उद्देश्य फलन है। 600x प्लस 400y, दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव फंक्शन। और मैक्सिमाइज करना है कि मिनिमाइज? मैक्सिमाइज करना है। लाभ हमेशा क्या करना रहेगा? अधिकतमीकरण ही करना होगा, मैक्सिमाइज करना होगा। ठीक है, उसके बाद व्यवरोध पर आते हैं। व्यवरोधों को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। चलिए एक एक करके बनाते हैं। मशीन 1 पर लगे समय का अवरोध, मशीन 1 पर लगे समय का व्यवरोध। मशीन 1 पर लगे समय का व्यवरोध क्या बनेगा? 1x प्लस 2y, तो x प्लस 2y। अधिकतम 12 घंटे, यानी कि जब ज्यादा से ज्यादा चलाओ तो 12 घंटे, उससे ज्यादा नहीं चला सकते आप। तो इज लेस देन और इक्वल टू, ये मशीन 1 पर लगे समय का व्यवरोध आ गया। इसी तरह से मशीन 2 पर लगे समय का व्यवरोध बताइए क्या बनेगा? 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 12। क्लियर? उसके बाद मशीन 3 पर, मशीन 3 पर लगे समय का व्यवरोध ये बनेगा x प्लस 5/4y, 5/4y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, क्योंकि कम से कम है, यानी कि आप 5 घंटे से कम नहीं चला सकते, इससे ज्यादा चला सकते हैं आप, इसलिए ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसको थोड़ा कैलकुलेट कर लो, 4 से पूरी असमिका को गुणा करवा दो,
जब 4 से पूरे समीकरण को गुणा करा दोगे तो क्या मिलेगा? 4x प्लस 5y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। 4x प्लस 5y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 20। तो मशीन 3 के लिए ये वाला व्यवरोध यूज करिए आप, ठीक है। और उसके बाद ऋणेतर व्यवरोध, ऋणेतर व्यवरोध क्या मिलेंगे आपको? x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये ऋणात्तर व्यवरोध आपको मिलेंगे। और इस तरह से ये आपका हुआ एग्जाम्पल नंबर 10। आप प्लीज इसे नोट कर लें, इसके बाद हम एग्जाम्पल नंबर 9 को सॉल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 हम भी पढ़ते हैं, आप भी गौर से सुनिए जरा और इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा। परिवहन संबंधी समस्या है, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। मैं पढ़ रहा हूं, आप ध्यान से सुने। लिखा P और Q दो स्थानों पर दो कारखाने स्थापित हैं। P और Q दो जगहें हैं, वहां पर एक कारखाना P स्थान पर है और दूसरा कारखाना है स्थान Q पर। इन स्थानों से सामान A, B और C स्थित 3 डिपो में भेजे जाते हैं। मतलब कारखाने P से और कारखाने Q से, दोनों जगहों से डिपो A, B और C को सामान भेजे जाते हैं। इन डिपो की साप्ताहिक आवश्यकता क्रमशः 5, 5 और 4 सामान की नग है। मतलब डिपो ए की जो जरूरत उन्होंने बताई है, आवश्यकता उन्होंने बताई है कि डिपो ए को एक सप्ताह में 5 नग चाहिए सामान के, डिपो बी को भी 5 नग चाहिए और डिपो सी को भी 4 नग चाहिए। जबकि पी और क्यू की स्थापित कारखानों की क्षमता 8 और 6 नग है। मतलब जो कारखाना पी और क्यू हैं, उनके एक सप्ताह में उत्पादन क्षमता जो है, जो बनाते हैं, वो जो कारखाना पी है वो एक सप्ताह में 8 नग बनाता है केवल, उससे ज़्यादा नहीं बना पाता। और जो कारखाना क्यू है वो एक सप्ताह में केवल 6 नग जो भी सामान बनता है उसके बनाता है, ठीक है। प्रति नग परिवहन व्यय निम्न सारणीबद्ध है। जो एक नग का परिवहन का व्यय है, उसको ले जाने का, लाने का जो खर्चा है, वो एक टेबल में उन्होंने दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? आपके सामने टेबल है बुक में, आप देखिए लिखा हुआ है। मैं उसको पढ़ के आपको समझाता हूं क्या है। से लिखा है, को लिखा है, यानी कि जब पी से, कारखाने पी से जब हम डिपो ए में सामान भेजते हैं तो 160 रुपए लगते हैं। कारखाने पी से जब डिपो बी में सामान भेजा जाता है तो परिवहन का व्यय 100 रुपए आता है। कारखाने पी से जब डिपो सी में सामान भेजते हैं तो परिवहन का खर्चा 150 रुपए आता है। फिर कारखाने क्यू का देखिए, और कारखाने क्यू से जब डिपो ए में सामान भेजते हैं तो कितने का खर्चा आता है? 100 रुपए। कारखाने क्यू से जब डिपो बी में सामान भेजते हैं 120 रुपए का खर्चा आता है। और कारखाने क्यू से जब डिपो सी में सामान भेजते हैं तो 100 रुपए का खर्चा आता है ले जाने का। उसको जिस गाड़ी में वो ले जाते होंगे उसके खर्चे दिए गए हैं ये। और आगे क्वेश्चन लिखा हुआ है कुछ, प्रत्येक कारखाने से कितने नग सामान प्रत्येक डिपो को भेजा जाए जिससे परिवहन व्यय न्यूनतम हो। उन्होंने पूछा प्रत्येक कारखाने से कितने नग सामान प्रत्येक डिपो को भेजा जाए। पी से और क्यू कारखानों से कितने कितने नग डिपो ए को, बी को, सी को भेजा जाए कि परिवहन का व्यय कैसा रहे, न्यूनतम, जो ले जाने का खर्चा हो वो कम से कम आए, ऐसा हम चाहते हैं। तो और न्यूनतम परिवहन व्यय क्या होगा ये भी आपको पता लगाना है। न्यूनतम परिवहन व्यय क्या होगा इसमें? इस क्वेश्चन में बेटा टेबल हम नहीं बनाएंगे, इसमें जैसा बुक ने सॉल्व किया है ऐसा ही तरीका हम भी यूज करेंगे, ठीक है। तो आप लेकिन उस मेथड को समझिए कि क्या उसमें किया गया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। यहां पर दो कारखाने हैं पी और क्यू, तो दो कारखाने पी और क्यू हम बना लेते हैं। एक कारखाना यहां पर ले लेते हैं, ये कारखाना पी है
और एक कारखाना यहां हमने स्थापित कर लिया। कौन सा कारखाना? क्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, कारखाने पी और क्यू से सामान 3 डिपो में भेजा जाता है। डिपो ए में भी जाता है, डिपो बी में भी जाता है और डिपो सी में भी जाता है। तो यहां पर मैं मान लेता हूं डिपो ए मान लेते हैं ये इसको। यहां पर हम ले लेते हैं डिपो बी और यहां पर हम ले लेते हैं डिपो सी। ऐसे, ठीक है। 2 हमने कारखाने स्थापित कर लिए, एक पी पर एक क्यू पर। 3 डिपो हमने ले लिए, डिपो ए, बी और सी। अब इन्होंने जो बोला है क्वेश्चन के लास्ट में लिखा है प्रत्येक कारखाने से कितने नग सामान प्रत्येक डिपो को भेजा जाए। तो हम एक काम कर लेते हैं, पहले एक चीज नोट कर लेते हैं जरा इस पे। एक चीज ये नोट करना है हमको। देखिए, जो क्वेश्चन जहां लिखा हुआ तो एक जगह ये लिखा हुआ है कि पी और क्यू की स्थापित कारखानों की उत्पादन क्षमता 8 और 6 नग है। यानी कि जो कारखाना पी है वो ज्यादा से ज्यादा एक सप्ताह में कितने नग का उत्पादन कर सकता है, इससे ज्यादा उसमें नहीं बनते हैं। और जो कारखाना क्यू है वो एक सप्ताह में कितने, कम से कम कितने बना सकता है? वो 6 नग का उत्पादन करेगा, इससे ज्यादा का उत्पादन वो नहीं कर पाएगा। तो ये एक सप्ताह में केवल 8 नग बनाएगा और ये एक सप्ताह में केवल कितने नग बनाएगा? 6 नग। इनसे ज्यादा इनकी उत्पादन क्षमता ही नहीं है, इससे ज्यादा ये नहीं बना सकते हैं। ठीक है, अच्छा, ए, बी और सी की आवश्यकताएं भी दी है उन्होंने। डिपो ए की एक सप्ताह की आवश्यकता है 5 नग। इसको हर सप्ताह कितने नग चाहिए? 5 नग चाहिए सामान, इसकी जरूरत है, इतना उसमें बिक्री होती होगी। दूसरा, जो डिपो बी है उसको भी एक सप्ताह में कितना चाहिए? 5 नग। और जो डिपो सी है उसमें एक सप्ताह में कितने नग चाहिए? 4 नग चाहिए। ठीक है, ये हमने पहले भर लिया, इससे में ज्यादा इजी रहता है। समझ आ गया ये आपको? ये बताइए 8 नग क्या चीज है? कारखाना पी एक सप्ताह में 8 नग बनाएगा, इससे ज्यादा नहीं बनाएगा। ठीक है, और उसी से उसको भरपाई करनी है सबकी। कारखाना क्यू एक सप्ताह में 6 नग बनाएगा, इसी से भरपाई करनी है, हो जाए तो ठीक, नहीं तो नहीं ठीक। डिपो ए को एक सप्ताह में कितना चाहिए? 5 नग। उसके यहां 5 नगों की बिक्री है एक सप्ताह में। और डिपो बी में भी 5 नग चाहिए, डिपो सी के एक सप्ताह में 4 नग चाहिए। उसके यहां इन दोनों जगहों से बिक्री कैसी है? कम होगी। ओके, अब हम बनाना शुरू करते हैं। तो जो सबसे लास्ट में लिखा कि प्रत्येक कारखाने से कितने नग सामान प्रत्येक डिपो को भेजा जाए, तो हम एक चीज यहां पर मान लेते हैं कि माना कारखाने पी से एक तरफ का मान लो, आपका काम बन जाएगा। माना कारखाने पी से डिपो ए को x नग भेजे जाएं, ठीक, तथा कारखाने पी से डिपो बी को y नग भेजे जाएं। ये मान लेते हैं, बाकी हम सब बना लेंगे, आप देखिए। माना कारखाने पी से डिपो ए को x नग तथा डिपो बी को y नग भेजे जाएं। ठीक है, हमने क्या मान लिया कि कारखाना पी डिपो ए को एक सप्ताह में कितने सामान भेज देता है? x नग। और कारखाना डिपो बी को कितने नग भेज देता है? y नग। तो फिर डिपो सी को आप कितने भेजेगा? देखो 8 बनते हैं इसके यहां, x इसने दे दिए डिपो ए को, y दे दिए डिपो बी को। तो अब इसके पास बचे कितने? जो बचेंगे वही डिपो सी को भेजेगा फिर वो।
उससे ज्यादा तो नहीं भेज सकता ना, तो कितने बचे होंगे? हाँ, 8 में से x इसको चले गए, y इसको चले गए, तो यहां बचे 8 माइनस x माइनस y। नहीं समझ आया आपको? इतना आ गया सबको कि अगर 8 नग उसने बनाए और उसमें से x नग डिपो A को भेज दिए, y नग डिपो B को भेज दिए, तो अब उसके पास C को भेजने के लिए कितने नग बचे? तो 8 में से x और y दोनों घटा दो, तो 8 में से x और y दोनों माइनस कर दिए, इतने नग वो डिपो C को भेजेगा जो भी बचेंगे उस पे। अच्छा, अब एक चीज और देखो ध्यान से, कारखाना Q इसको कितने भेजेगा, कारखाना Q इसको कितने भेजेगा और कारखाना Q इसको कितने भेजेगा, यह भी सोचने की बात है। इसको एक सप्ताह में कितने नग चाहिए? 5 नग चाहिए। कितने मिल चुके उसे? X तो कारखाना P ने भेज दिए, अब इसको कितनों की और जरूरत है? 5 माइनस x, वो ये भेज देगा इसको, जो इसकी कमी पड़ेगी उसको ये पूरा कर देगा। 5 माइनस x नग। समझ नहीं आया ये आपको? क्यों भाई? आ गया? अरे भाई कितना आसान है। इसको एक सप्ताह में कितने नग चाहिए बोलो? 5। कितने इसको मिल गए वहां से, तो अब कितने इसको और चाहिए? 5 माइनस x इसको और चाहिए, वो कौन दे देगा? कारखाना Q भेज देगा कि ले 5 माइनस x नग तुम ले। नहीं समझ आया? अच्छा, इसको कितने भेजेगा बोलो? इसको एक सप्ताह में कितने नग चाहिए? इसको कितने मिल गए? y मिल चुके, कारखाने P ने पूर्ति कर दी y नगों की, तो अब कितने इसको और चाहिए? 5 माइनस y, वो 5 माइनस y ये भेज देगा। 5 माइनस y नग। बात समझ में नहीं आया आपको? अच्छा, अब फिर से एक चीज सोचिए, इसकी क्षमता कितने की है? 6 नग की। उन 6 नगों में से 5 माइनस x उसने यहां भेज दिए, 5 माइनस y यहां भेज दिए उसने। अब उसके पास कितने बचे होंगे ये कैसे पता लगेगा? 6 में से ये भी घटाओ और इसको भी घटाओ, या इन दोनों को जोड़ के 6 में घटाओ, बात तो वही है। और उतने बचेंगे, और जितने बचेंगे वो किसको दे देगा? C को दे देगा। उसको बचा के थोड़ी रखना है सामान, उसी को भेज देगा। तो C को कितने भेजेगा बताओ? 6 में इसको और इसको जोड़ के क्या कर दिया जाए? तो जब इसको जोड़ोगे तो क्या मिलेगा आपको? 10 माइनस x माइनस y, उसे हम 6 में से माइनस कर देते हैं। 10 माइनस x माइनस y, आप जब माइनस करोगे 6 माइनस 10 करोगे तो ये कितना हो जाएगा? -4 प्लस x प्लस y। बेटा ये समझ आया कि नहीं आया आपको? सबको आ गया? फिर से मैं बता दूं, 6 नग वो बनाता है एक सप्ताह में, उनमें से इतने नग वो इसको दे चुका है, इतने इसको दे चुका है, तो फिर इसको देने के लिए उसके पास कितने बचे? टोटल में से हमने इसको और इसको जोड़ के माइनस कर दिया। तो जब हम इसको ऐड करेंगे तो ये होगा 10 माइनस x माइनस y, और वो 6 में हम माइनस कर देंगे। इतने नग वो इसको भेज देगा, और इस तरह से सभी कारखानों और सभी डिपो का काम चलता रहेगा। बढ़िया, समझ आया आपको? अब थोड़ा सा इनके व्यय की बात कर लो जरा। टेबल बनी हुई है आपकी किताब में, आप सभी देखो। P से जब कोई भी सामान डिपो A को जाता है तो कितने रुपए लगते हैं? टेबल देखा आपने? 160 रुपए लगते हैं। P से कोई सामान डिपो A को जाता है, 160 रुपए का खर्चा आता है। रुपए 160। जब कारखाने P से डिपो B को सामान भेजा जाता है तो कितने का खर्चा आता है? 100 रुपए का खर्चा आता है। तो रुपए 100 का खर्चा आता है P से जब सामान B को भेजा जाता है। उसके बाद P से जब C को भेजा जाएगा तो 150 रुपए का खर्चा आएगा, तो रुपए 150 का खर्चा आता है। ये बात समझ आ रही है आपको? कारखाने Q से जब डिपो A को भेजा जाता है तो कितने रुपए लगते हैं? 100 रुपए लगते हैं। Q से A को सामान भेजने में रुपए 100 लगते हैं। Q से B को भेजने में
रुपए 120 का खर्चा आता है। क्यू से सी को भेजने में रुपए 100 का खर्चा आता है। बस इतना सा आपका क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसी की मदद से हम सब कुछ कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो मैं बनाना चाहूंगा हमेशा की तरह उद्देश्य फलन। उद्देश्य फलन। बेटा एक बार प्लीज मुझे ये बता दो कि क्या ये आप समझ पाए? सब कुछ समझ आ गया? अच्छा, अब ये मुझे बताओ, क्वेश्चन पढ़िए और बोलिए कि किसको अधिकतम या न्यूनतम करना है? व्यय को। अरे देखो आपने लिखा नहीं है, जिससे परिवहन व्यय न्यूनतम हो। परिवहन का व्यय हमको कैसा चाहिए? न्यूनतम चाहिए परिवहन का व्यय। समझ आ रहा है आपको? इस पे ठीक है, परिवहन का व्यय न्यूनतम चाहिए। ध्यान से देखें, ये रुपए 160 जो है ये एक नग का होता है खर्चा। ये जो भी यहां रुपए जहां जहां भी लिखे हैं, एक नग के भेजने में इतना रुपया लगता है। ये एक नग का खर्चा है। रुपए 100 प्रति नग, रुपए 100 प्रति नग, रुपए 120 प्रति नग, रुपए 100 प्रति नग, रुपए 150 प्रति नग। मतलब एक सामान भेजोगे तो इतने रुपए लगेंगे। अब अगर व्यय न्यूनतम चाहिए तो पहले तो मैं कुल व्यय चाहता हूं कितना होगा। चलिए देखिए बेटा, एक तरफ से स्टार्ट करते हैं। यहां से इसको सामान जाएगा, x नग जाएंगे। एक नग के जाने में कितने रुपए लगते हैं? 160। तो x नगों के जाने में कितने लगेंगे? कुल व्यय 160x प्लस यहां से एक नग जाने में कितने रुपए लगते हैं? 100। और y नग जा रहे हैं 100y प्लस यहां से यहां एक नग जाने में कितने रुपए लगते हैं? 150। और इतने नग जा रहे हैं इसमें, तो 150 का इससे गुणा करा देंगे। तो ये क्या मिलेगा? 150 गुणे 8 माइनस एक्स माइनस वाई। समझ आ रहा है ये? प्लस यहां से एक नग जब डिपो ए को जाता है तो कितने रुपए लगते हैं? 100। तो इतने नग जा रहे हैं, कितने रुपए लगेंगे? मल्टीप्लाई करा दें तो क्या होगा? 100 इंटू 5 माइनस एक्स। यहां से जब एक नग डिपो बी को जाता है 120 रुपए लगते हैं, तो यहां से तो 5 माइनस वाई नग जा रहे हैं, तो कितने रुपए लगेंगे? 120 गुणे 5 माइनस वाई प्लस यहां से जब एक नग इसको जाता है तो 100 रुपए लगते। कितने नग भेजे जा रहे हैं? तो 100 को मल्टीप्लाई करेंगे, -4 प्लस एक्स प्लस वाई। हो गया पूरा। अब इसको जोड़ लीजिए, टोटल व्यय निकल करके आ जाएगा और यही हमारा उद्देश्य फलन बन जाएगा। पहले इसको सॉल्व करिए। 160x प्लस 100y, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 1200 माइनस 150x माइनस 150y प्लस 500 माइनस 100x प्लस 600 माइनस 120y माइनस 400 प्लस 100x प्लस 100y। ठीक है, देखो माइनस 100x से प्लस 100x कैंसिल हो गया। और कुछ कैंसिल होगा क्या? चलो x वालों को सॉल्व करो पहले। 160x माइनस 150x, बस 160x 150x, इतना ही तो बचा। तो ये कितना हुआ? 10x। अब y वालों को लो, एक यहां पर y का पद है, एक यहां पर y का पद है, एक यहां पर है। देखो 100y और 100y मिलकर कितने हो गए? 200y। और माइनस 150y माइनस 120y माइनस 270y। तो 200y पॉजिटिव और 270y नेगेटिव, माइनस के 70y। अब कांस्टेंट टर्म्स को देख लीजिए।
12 5 1700, 17 और 6 2300, 2300 माइनस 400, 2300 माइनस 400 प्लस 1900, और यही आपका क्या बनेगा, उद्देश्य फलन। ठीक है, एक बार चेक कर लो। ठीक है, उन्होंने 10 क्या कर लिया है, यहां से कॉमन कर लिया है। क्लियर? तो ये क्या बन गया हमारा, उद्देश्य फलन। और इसको हमें क्या करना है, इसको हमें मिनिमाइज करना है, न्यूनतम कर दिखाना है कि न्यूनतम मान कितना आएगा। बेटा ये समझ आया कि हमने कर दिया इसलिए आपने हाँ बोल दिया, आ रहा है ना समझ में? अच्छा, अब हम क्या बनाना चाहते हैं बउआ, अब हम व्यवरोध बनाना चाहते हैं भाई। चलिए व्यवरोध बनाते हैं। व्यवरोध, व्यवरोधों के लिए इस प्रकार के क्वेश्चन में मैं एक बड़ी आसान सी चीज आपको बताऊं, ध्यान से देखिएगा। जितने भी ये नग बने हुए हैं, जितने भी ये नग बने हुए हैं आपके, समझ में आया? ये नग सब जगह दिख रहे हैं, 6 जगह आपको दिख रहे हैं टोटल। इन सभी में आप क्या सोचते हैं? क्या आपको लगता है कि जब इसको ये जितने नग भेजेगा, इसको भेजेगा, इसको, ये फैक्ट्रियां डिपो को जितने नग भेजेंगी उनमें कभी ऐसा होगा कि आज इस फैक्ट्री ने इस डिपो को -2 नग भेजे? कभी नेगेटिव नग जाएंगे? या तो नहीं जाएंगे और या तो फिर 0 से ज्यादा ही जाएंगे, पॉजिटिव जाएंगे। तो इन सब में एक ही काम बेटा आपको कर लेना है, क्या? जितने नग जहां जहां मिल रहे हैं सबको इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, क्योंकि सबका नंबर कितना होना चाहिए? नहीं भेजेगा तो 0, लेकिन भेजेगा तो 0 से ज्यादा। तो जितने नगों की संख्या है उन सब को आप क्या कर लो, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और उससे व्यवरोध बनाते चले जाओ। शुरू करिए। यहां कितने नग हैं? x नग। हमने क्या किया, x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। यहां कितने नग हैं? y नग। हमने क्या किया, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वहां पर कितने नग हैं? 8 माइनस एक्स माइनस वाई, इनका भी नंबर 0 है, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो 8 माइनस एक्स माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसे उधर भेज दो। तो 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस वाई, क्या बनेगा? 8 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x प्लस वाई, तो हम इसको लिख सकते हैं x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 8। एक ये व्यवरोध, एक ये व्यवरोध, ये दोनों तो बनते ही बनते रहे हैं अभी तक भी, अभी भी बन गया एक व्यवरोध, ये बना। समझ आया? ओ सॉरी, एक नग, एक ये वाला लीजिए, अब उधर के तीनों हो गए। अब इधर स्टार्ट करिए। 5 माइनस एक्स इज, हाँ ठीक, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका क्या बन जाएगा, x पर चला जाएगा। 5 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x, या x इज लेस देन और इक्वल टू, अगला व्यवरोध ये बन गया। इसका ले लीजिए 5 माइनस वाई, 5 माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, या y इज लेस देन और इक्वल टू 5, एक ये बन गया। ठीक है, एक और बचा, इसको ले लीजिए। -4 प्लस एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, इस 4 को उधर भेज दीजिए, तो x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। इतने व्यवरोध बन गए, बस आपको कुछ ज्यादा एक्स्ट्रा करना ही नहीं। ये बात समझ आई कि नहीं आई कि हर बार हम ये क्यों लेते चले गए? क्योंकि हम जानते हैं कोई भी फैक्ट्री किसी भी डिपो को सामान भेजे, क्या वो ऐसा हो सकता है कभी कि एक फैक्ट्री ने किसी डिपो को सामान भेजा -3 नग भेजे? नेगेटिव में तो सामान नहीं जाएगा ना, नेगेटिव नंबर तो पॉसिबल नहीं है। तो या तो नहीं भेजेगा तो 0 के बराबर, और अगर भेजेगा तो ग्रेटर देन 0। इसलिए हर बार इस ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हमने कर लिया। अब आपके पास उद्देश्य फलन भी है, आपके पास व्यवरोध भी है, और आपकी ड्यूटी है आप इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करिए।
अगर आपको इसका सॉल्यूशन नहीं आता है तो न आने के केस पर आप मुझे बताएंगे, ठीक है? हम फिर इसको उस समय आपको सॉल्व करके दिखा देंगे। अदरवाइज आपके एग्जाम्पल मिसलेनियस के कंप्लीट हैं। आप मिसलेनियस एक्सरसाइज 12 हम लोग नेक्स्ट क्लास से सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। तो आज हम मैथ में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास पे। थैंक यू।